Hello friends, today we are going to discuss most important MCQs. First is, what is the term for organizational development through a formally designed organizational structure? इनमें से formally designed organizational structure कौन सा है? Organic, mechanistic, formal या structured? तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? इसमें कोई फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते। हर एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनिक में, बट मैकेनिस्टिक में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। हायरार्की लेवल क्लियर कट होता है। एवरी एम्प्लॉय अवेयर होता है कि उसे किसे फॉलो करना है। मैकेनिस्टिक में जैसे टॉप में सीईओ होते हैं, फॉलोड बाय एग्जीक्यूटिव्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स एंड पर्सोनल। तो मैकेनिस्टिक में पावर एंड अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो टॉप मैनेजमेंट लेती है। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि फॉर्मली डिजाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो है मैकेनिस्टिक। आंसर है मैकेनिस्टिक। नेक्स्ट है, how can organizational structures that are characterized by democratic and inclusive styles of management be described? Democratic and inclusive styles of management कौन सी है इनमें से? हायरार्कियल, ब्यूरोक्रेटिक, फ्लैट या फंक्शनल, इन सभी के बारे में जानेंगे। हायरार्कियल, देखिए हायरार्कियल स्ट्रक्चर पिरामिड की शेप में होता है। टॉप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में सेवरल लेयर्स होती हैं। अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन होती है, प्रॉपर कंट्रोल होता है। और जो ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, ये हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन को ही कहते हैं, इसे ही कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक। द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी इज कॉल्ड अ हायरार्की। ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर को ही, इसके स्ट्रक्चर को ही हायरार्की कहा जाता है। और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन एक हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें एक या फ्यू लेयर्स ही होती हैं। मिडिल मैनेजमेंट नहीं होता, मींस ज़्यादा कम्प्लेक्स हायरार्कियल स्ट्रक्चर नहीं होता, विच मेक्स इट इजी टू मैनेज द बिजनेस। तो फ्लैट कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, इसमें एक या फ्यू लेयर्स ही होती हैं। उनके बीच में टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में इसमें मिडिल मैनेजमेंट नहीं होता, ओनली कुछ ही लेयर्स होती हैं मैनेजमेंट की। और फंक्शनल में क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बेस पे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इन्हें स्पेशलाइजेशन के बेस पे इन्हें स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ये वर्ड याद रखना, स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बेस पर। जैसे कि अकाउंटेंट्स को फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मार्केटर्स को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो ऐसे इन्हें डिवाइड किया जाता है उनकी स्पेशलिटी के बेस पर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डेमोक्रेटिक एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट किस में होती है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। डिसीजंस रेगुलर एम्प्लॉयज़ लेते हैं ज़्यादातर, एंड एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हमारा आंसर आएगा फ्लैट। नेक्स्ट है, फंक्शनल स्ट्रक्चर हेल्प्स टू क्रिएट टीम वर्क। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या क्रिएट करता है? टीम वर्क, स्पेशलाइजेशन, प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप्स, मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉय। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करता है स्मॉलर ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। तो ये क्या क्रिएट करता है? स्पेशलाइजेशन। हमारा आंसर आएगा स्पेशलाइजेशन। विच राइटर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स? तो मैक्स वेबर किससे रिलेटेड है? ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से। इसने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज ज़्यादा दी है मैक्स वेबर ने। ओके, नेक्स्ट है,
वट इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ एन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, कौन सा एडवांटेज नहीं है इनमें से? क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, इसमें क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक हायरार्की लेवल में पास होती है। क्विक रिस्पॉन्स टू चेंज ये नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें डिले हो जाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक हायरार्की लेवल में ट्रांसफ़र होती है, तो क्विकली रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, तो ये रॉन्ग है। डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी होती है, एक रोल भी, प्रॉपर कंट्रोल भी होता है। अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन होती है, इसमें प्रॉपर कंट्रोल होता है। और क्या नहीं होता इसमें? क्विकली रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स होता है। तो आंसर आएगा क्विक रिस्पॉन्स टू चेंज। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन इज़ अ फीचर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए फंक्शनल का ही जिसमें स्पेशलाइजेशन आ गया उसका फंक्शनल, क्योंकि फंक्शनल में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फंक्शनल का, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें एम्प्लॉयज़ 2 और मोर मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। जैसे बाकियों में क्या करते हैं एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, बट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज़ 2 और मोर मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में 2 या 2 से ज़्यादा मैनेजर्स को रिपोर्ट किया जाता है, तो वह मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये हाइब्रिड होता है फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर का, हाइब्रिड होता है फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर का। एम्प्लॉयज़ अपने काम के अकॉर्डिंग डिफरेंट बॉसेस को रिपोर्ट करते हैं, किसमें? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। जबकि डिविजनल में क्या होता है? प्रोडक्ट और सर्विस या ज्योग्राफिकल एरियाज के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है। प्रोडक्ट और सर्विस या ज्योग्राफिकल एरियाज के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है, नॉट अकॉर्डिंग टू वर्क दे डू। और मल्टी डिविजनल में क्या होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर को ही मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। मल्टी डिविजनल में वन पेरेंट कम ऑर्गेनाइजेशन एक सब्सिडरी को ओन करती है और सेम ब्रांड यूज़ करती है मल्टी डिविजनल में। और फंक्शन तो आपको बता ही दिया, ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉलर एरियाज में डिवाइड किया जाता है, स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। तो हमारा आंसर आएगा फंक्शनल। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर एन ऑटोनोमस बिजनेस एंटिटी विद इन एन ओवरऑल कॉर्पोरेट एंटरप्राइज विच इज सेट अपार्ट फ्रॉम द एरियाज ऑफ द बिजनेस। ने पूछा हुआ है कि ऑटोनोमस बिजनेस एंटिटी कौन सा है इनमें से। तो देखिए पार्टनरशिप आपको पता होगा, और स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है? व्हेन 2 और मोर कंपनीज किसी कॉमन बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को कलेक्ट करती हैं या एक्सचेंज करती हैं। एक फॉर्मल एग्रीमेंट करके रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं या रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं, एंड बाद में वो सेपरेट बिजनेस बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस में जैसे कि न्यू मार्केट में एंटर करना हो, या प्रोडक्ट लाइन इम्प्रूव करनी हो, या टू डेवलप एन एज ओवर अ कंपटीटर। म्यूचुअली बेनिफिट प्रोजेक्ट होता है, ये दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट होता है इसमें स्ट्रेटेजिक अलायंस में। तो एक सेपरेट बिजनेस बना दिया जाता है, एक कॉमन गोल होता है, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए फॉर्मल एग्रीमेंट किया जाता है, रिसोर्सेज को एक्सचेंज किया जाता है, और एक सेपरेट बिजनेस बनाया जाता है स्ट्रेटेजिक अलायंस में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस यूनिट को सेपरेटली ऑपरेट किया जाता है, इंडिपेंडेंटली मैनेज किया जाता है, खुद के विजन होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स एंड डायरेक्शंस होती हैं, अदर बिजनेस से सेपरेट इस यूनिट की प्लानिंग की जाती है, अदर बिजनेस से सेपरेट की जाती है। एक ऑटोनोमस प्लानिंग होती है फ्रेंड्स,
जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होती है इनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, खुद की डायरेक्शंस होती हैं। जैसे हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में प्लानिंग करते हैं उनसे हट के ये सेपरेट इनमें प्लानिंग की जाती है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में इनकी खुद की ऑटोनोमस प्लानिंग होती है, खुद के ऑटोनोमस बिजनेस एंटाइटी होती है। तो हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि ऑटोनोमस बिजनेस एंटाइटी कौन सी है, तो वो उसका आंसर आएगा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो हमारा आंसर आएगा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ओके, नेक्स्ट अप, व्हाट इज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन? एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज विदाउट फिजिकल बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस। ओके, एंड सबसे पहले देखो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? ये बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती इसमें। पर्सन किसी पर्टिकुलर वर्क प्लेस से टाइड नहीं होते, किसी जगह से भी काम कर सकते हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं। और आईसीटी को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इज द बैकबोन ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड तो हमारा आंसर भी यही आएगा कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? जिसमें कोई भी फिजिकल बाउंड्रीज नहीं होती, कहीं से भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन से कहीं से भी कनेक्ट करके हम काम कर सकते हैं इसमें। और आईसीटी को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। बाकियों में तो इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजीज टू सेल प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, नो, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेस द सप्लाई चेन यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कोऑर्डिनेट द वर्क फोर्स वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट, विदाउट फिजिकल बाउंड्रीज। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक अलायंस? ये हमने अभी पढ़ा है। देखिए फ्रेंड्स, आ गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें क्या आएगा? एनी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन वन फर्म और अनदर, नो। फॉर्मल एग्रीमेंट कमिटिंग बिटवीन टू और मोर फर्म्स टू एक्सचेंज रिसोर्सेज टू प्रोडक्ट और सर्विस, यस। देखिए फॉर्मल एग्रीमेंट, इसमें एक फॉर्मल एग्रीमेंट किया जाता है, रिसोर्सेज को एक्सचेंज किया जाता है और सेपरेट एंटिटी बना दी जाती है स्ट्रेटेजिक अलायंस में। तो हमारा आंसर आएगा बी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट अ पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पर्पस क्या नहीं होता? टू कोऑर्डिनेट पीपल एंड रिसोर्सेज, यस, पीपल एंड रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना मेन इंपॉर्टेंट पर्पस है। टू ऑर्गेनाइज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यस, कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टू फॉर्मलाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टू लिमिट द वर्कर्स राइट, नो, वर्कर्स के राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें लिमिट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये पर्पस नहीं है, उनकी लिमिट नहीं की जानी चाहिए, वर्कर्स को राइट दिए जाने चाहिए। तो हमारा आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर। फॉर्मलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटाइजेशन, चेन ऑफ कमांड। देखिए डिपार्टमेंटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या होता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। उनके स्पेशलाइजेशन के बेस पर उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। तो हमारा आंसर आएगा डिपार्टमेंटाइजेशन। नेक्स्ट है हर्बर्ट साइमन्स कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन एज्यूम्स दैट। देखिए हर्बर्ट साइमन की एक थ्योरी है, वो देखते हैं इनमें क्या कहा गया है। He has satisfying approach in decision making rather than the maximizing approach. He can make decisions without determining all possible alternatives. He is completely rational in decision making. देखिए फ्रेंड्स, हर्बर्ट साइमन ये एक सेटिस्फाइजिंग अप्रोच है जो सजेस्ट करती है कि हमें वही ऑब्जेक्टिव चूज करने चाहिए या वही डिसीजन लेने चाहिए जिनमें मिनिमम रिस्क हो, कॉम्प्लिकेशंस कम हो, एज अपोज टू फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। तो ये एक सेटिस्फाइजिंग अप्रोच है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? ट्रू। ओके, एंड साइमन के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि उसने कहा है कि ही कैन मेक डिसीजंस विदाउट डिटरमाइनिंग ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। तो साइमन के अकॉर्डिंग देयर इज नेवर वन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन,
और डिसीजन, बिकॉज किसी के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, किसी भी चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं होती। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू साइमन देयर विल ऑलवेज बी अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन और डिसीजन। तो ये भी पॉइंट क्या है, ट्रू है। ही कैन मेक डिसीजन विदाउट डिटरमाइनिंग ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई भी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होता, क्योंकि किसी के पास भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती किसी भी चीज़ की। ओके, एंड नेक्स्ट है ही इज़ कम्प्लीटली रैशनल इन डिसीजन मेकिंग। ही इज़ कम्प्लीटली रैशनल इन डिसीजन मेकिंग, ये फॉल्स है, बिकॉज हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो बाउंडेड रैशनैलिटी है। हम डिसीजन लेते हैं विद इन द लिमिट्स, जो हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसी के बेस पर डिसीजन लेते हैं ना। हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी या टाइम कांस्टेंट की वजह से जितना हमारे पास टाइम है हम उसी टाइम में डिसीजन लेते हैं, हम सेटिस्फाइजिंग डिसीजन लेते हैं रेदर देन जो ऑप्टिमाइज हो, या गुड को चूज़ करते हैं रेदर देन बेस्ट। तो ये हर्बर्ट साइमन का कंसेप्ट था कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बाउंडेड रैशनैलिटी के बेस पर है। तो ये कंसेप्ट रोंग है, हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ही ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट स्केलर चेन एज गिवन बाय फ्योल। ये हेनरी फ्योल ने दिया था। फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है जो कि हायर से लोवेस्ट रैंक में मूव करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। फ्योल के अकॉर्डिंग एवरी इंफॉर्मेशन इस चेन से, एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी ऑर्डर, मैसेज, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन इस चेन के थ्रू पास होना चाहिए। स्केलर चेन का थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए ये स्केलर चेन है। सपोज ए इज द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ए इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और मान लो दो डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? एक है बी, सी एंड डी का, और अदर डिपार्टमेंट इज ई, एफ एंड जी का। ए हेड है इन दोनों डिपार्टमेंट का, बी एंड ई सेम लेवल पर है, सी एंड एफ सेम लेवल पर हैं, डी एंड जी सेम लेवल पर हैं। एंड अगर डी ने जी तक कोई कॉन्टैक्ट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी है, तो स्केलर चेन में क्या होगा? डी सबसे पहले सी तक इन्फॉर्मेशन पास करेगा, सी बी तक, बी ए के पास, ए ई तक, ई से एफ एंड एफ से जी तक पहुंचेगी। देखिए फ्रेंड्स कितना लॉन्ग वे हो गया इन्फॉर्मेशन पास करने का, एंड इन्फॉर्मेशन भी डिले हो जाएगी डी से जी तक पहुंचते पहुंचते। एंड इफ़ दिस चेन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ ब्रोकन, तो उसमें क्या आ जाएगा? कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा और इन्फॉर्मेशन पास आउट होने में डिले हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग भी डिले हो जाएगी। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हेनरी फ्योल ने गैंग प्लैंक लेकर आए, वो मीन्स शॉर्टकट चेन का शॉर्टकट लेके आए। इन केस ऑफ इमरजेंसी सेम लेवल पर जैसे डी और जी सेम लेवल पर, सी एंड एफ सेम लेवल पर, ओनली सेम लेवल पर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसे ही कहा जाता है गैंग प्लैंक। जब सेम लेवल के पर्सन, सेम लेवल के एम्प्लॉयज़, सेम लेवल के मैनेजर्स अगर इंफॉर्मेशन पास आउट करना चाहते हैं तो वो इमरजेंसी में कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? जब सेम लेवल पर इंफॉर्मेशन पास की जाती है तो वो कौन सी होती है? गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक कहा जाता है इसे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ओनली ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है इक्विटी थ्योरी एंड मैच द फॉलोइंग करनी। फ्रेंड्स इक्विटी थ्योरी, ये एडम्स की इक्विटी थ्योरी का भी कहा जाता है इसे। इसमें क्या कहा गया है? मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन रेशियोज ऑफ इनपुट्स एंड आउटकम्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। इनपुट्स क्या आ गए इसमें? देखिए फ्रेंड्स ये इक्विटी थ्योरी का ही है, ये पॉइंट इक्विटी थ्योरी का ही है कि इनपुट्स में आगे हार्ड वर्क, स्किल्स, मोटिवेशन, एंथुसियाज्म एंड टेक्निकल नॉलेज, वो आगे हमारे इनपुट्स। जैसे हार्ड वर्क डालेंगे, हमारे में कितनी स्किल है, मोटिवेशन कितना है, टेक्निकल नॉलेज कितनी है, एंथुसियाज्म कितना है, वो हो गए हमारे इनपुट्स। और आउटकम्स कौन से हो गए? सैलरी, पर्क्स,
जो हमें मिलेंगे हार्ड वर्क की वजह से, हमारी स्किल की वजह से हमें सैलरी मिलेगी, पर्क्स मिलेंगे, बोनस मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड, वो क्या हुए आउटकम्स। उनसे जो मोटिवेशन मिलती है उनके रेशियोज को क्या कहेंगे इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी, अगर एक इंडिविजुअल ये सोचता है कि उसे फेयर ट्रीट किया जा रहा है, मीन्स रेशियो ऑफ देयर इनपुट टू आउटपुट, रेशियो ऑफ देयर इनपुट टू आउटपुट इज कंपैरेटिवली सिमिलर टू दोज, जो उसके साथ काम करते हैं तो वो उसके लिए एक्सेप्टेबल होगा। अगर वो सिमिलर होगा उनसे जो उनके साथ काम करते हैं तो वो उसके लिए एक्सेप्टेबल होगा, उसके लिए मोटिवेशन होगा कि हाँ मुझे फेयर मिल रहा है। बट अगर इंडिविजुअल को ये लगेगा कि अदर्स आर गेटिंग मोर, वो डिससेटिस्फाइड होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होगी। इक्विटी थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, पीपल वन डे तो खुश हो गए बट सडनली मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा जब उन्हें पता लगेगा कि अदर्स आर एंजॉइंग बेटर रिवॉर्ड्स फॉर देयर एफर्ट्स। रूम्स थ्योरी क्या कहती है, रूम्स थ्योरी क्या कहती है, ये प्रपोज्ड बाय विक्टर व्रूम। विक्टर व्रूम ने दी थी इन 1964। मोटिवेशन इज इक्वल टू V into I into E। V मीन्स बैलेंस, बैलेंस क्या होता है, VALENCE, बैलेंस। बैलेंस मीन्स कि वो रिवॉर्ड को कितनी वैल्यू देते हैं, रिवॉर्ड को कितनी वैल्यू दी जाती है, बैलेंस वैल्यू, उस पर मोटिवेशन डिपेंड होता है। वूम के अकॉर्डिंग मोटिवेशन इज इक्वल टू बैलेंस। बैलेंस मीन्स वो रिवॉर्ड को कितनी वैल्यू देते हैं, और इनटू इंस्ट्रूमेंटलिटी, गुड रिजल्ट्स के बेस पे गुड रिवॉर्ड मिलना, वो होता है इंस्ट्रूमेंटलिटी। एंड एक्सपेक्टेंसी, ई मीन्स एक्सपेक्टेंसी, इतना बिलीव करते हैं कि किसी चीज़ में कुछ एफर्ट्स लगाने से गुड रिजल्ट्स आएंगे, कुछ एफर्ट्स लगाने से गुड रिजल्ट्स आएंगे, वो कितना बिलीव करते हैं, वो होती है एक्सपेक्टेंसी। और इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या होता है, वो कितना बिलीव करते हैं कि गुड रिजल्ट्स आएंगे तो गुड रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, तो वो होती है इंस्ट्रूमेंटलिटी। तो मोटिवेशन किसके ऊपर डिपेंड है, बैलेंस इनटू इंस्ट्रूमेंटलिटी इनटू एक्सपेक्टेंसी। ओके, एंड पीपल्स आर मोटिवेटेड टू अचीव अ गोल। पोर्टर एंड लोअर मॉडल क्या कहता है, देखिए, देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। मोटिवेशन डिपेंड होगा एक एम्प्लॉय कितना एफर्ट लगा रहा है। पोर्टर एंड लोअर मॉडल के अकॉर्डिंग मोटिवेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक एम्प्लॉय कितना एफर्ट्स लगा रहा है किसी टास्क में, उसके रिटर्न में उसे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, उसके मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, एंड परफॉर्मेंस कैसे डिटरमाइन की जाएगी, बाय द अमाउंट ऑफ लेबर एंड एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय, उसके काम करने की एबिलिटी पर। अगर एम्प्लॉय में लेस एबिलिटी है किसी काम को करने की तो उसकी परफॉर्मेंस भी कम ही होगी। ओके, एंड सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी बेस्ड होती है। सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है रिवॉर्ड्स के ऊपर, जो अचीव किए हैं, अगर अच्छे रिवॉर्ड्स मिले तो सेटिस्फाइड होगा, एंड अगर अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं मिले तो वो डिससेटिस्फाइड होगा। तो पोर्टर एंड लोअर मॉडल क्या कहता है कि इनमें कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, किसमें मोटिवेशन, परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन में काफ़ी कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, तो वो कौन कहता है, पोर्टर एंड लोअर मॉडल कहता है। ओके, एंड हर्जबर्ग थ्योरी क्या कहती है, ये इसे हर्जबर्ग थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, इसे टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। एंड इसमें क्या होते हैं, टू फैक्टर कौन कौन से होते हैं, मोटिवेशन फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स। मोटिवेशन फैक्टर्स ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि अचीवमेंट हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ, जो कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। और जो सेकंड कौन से फैक्टर्स होते हैं, हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, बेसिक नीड्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी होगी, सैलरी, फ्रिंगे बेनिफिट्स, वर्किंग कंडीशंस के ऊपर फोकस वो होते हैं, बेस्ड होते हैं, तो वो होते हैं हाइजीन फैक्टर्स। और ये कौन से हैं, अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन वगैरह, ये होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स, मोटिवेशन फैक्टर्स। तो ये मैंने इस पॉइंट्स इसी के सामने लिख दिए। ये इक्विटी थ्योरी, मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन इन रेशियोज ऑफ इनपुट्स एंड आउटकम्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। एंड वूम थ्योरी, पीपल्स आर मोटिवेटेड टू अचीव अ गोल। एंड पोर्टर एंड लोअर मॉडल, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन में। हर्जबर्ग थ्योरी,
इसमें मोटिवेशन फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, तो हमारा आंसर ये सेम ही है इनके पॉइंट्स। नेक्स्ट है ग्रेपवाइन टेंड्स टू बी मोर एक्टिव ड्यूरिंग पीरियड ऑफ चेंज, excitement and anxiety and sagging economic conditions, and employees use this communication to fill in important information gaps and clarify management decisions। देखिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशंस अनस्ट्रक्चर्ड एंड इनफॉर्मल नेटवर्क होता है। अनस्ट्रक्चर्ड होता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस, अप एंड डाउन एंड इवन डायगोनली। कोई डेफिनेट रूट नहीं होता इंफॉर्मेशन शेयर करने का, जैसे ग्रेप्स की वाइन्स होती है ना, वैसे ही होता है ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इनफॉर्मल होता है। ग्रेपवाइन कब यूज़ किया जाता है? जब कोई चेंज लाना हो, एंग्जाइटी या इकोनॉमिक कंडीशंस डाउन होती, डिक्लाइनिंग स्टेज पर हो, तब किया जाता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। तो ये राइट है। Grapevine tends to be more active during periods of change, excitement, anxiety, and sagging economic conditions. Next, employees use this communication to fill in important gaps and clarify management decisions. Employees important gaps को fill करने के लिए यूज़ करते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को। तो हमारा आंसर आएगा ये भी राइट है, ओके, ये भी राइट है। तो आंसर क्या आएगा? Both A and R are right and R is the correct explanation of assertion, okay? ये right है। So hope friends you have understood this topic. Please subscribe our channel for more lectures. I will meet you in the next lecture. Till then, take care. Thank you.